हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th के हेलो एल्केन्स एंड हेरोलिन्स चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले मैं जो SN1 SN2 अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी और वहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों बात किया था कि जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स थे, मतलब त्रिविम पहलू थे, वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से ध्रुवण गुणकता होती है, ध्रुवण समावहता होती है। वहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो हमारा मॉलिक्यूल था वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता था, तो हम उसे कहते थे कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है। तो हम थ्योरेटिकली बेसिस पे, कॉपी के बेसिस पे एग्ज़ाम में ये कैसे पता करेंगे कि वाकई ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा लैब में जाके इस चीज़ों को टेस्ट करेंगे, देखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा तो हम भागे भागे लैब जाएंगे, है ना। तो उसके लिए कुछ चीज़ें और हम लोग को जाननी है, वह है आणविक असम्मिता, कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप। आणविक असम्मिता, कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग आणविक असम्मिता की बात करें तो मॉलिक्यूलर, इससे एसिमेट्री कहते हैं, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। तो हमारे जो मॉलिक्यूल में हो वो क्या हो, एसिमेट्री हो, सिमेट्री ना हो। अगर सिमेट्री होगी तो वह मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। और कायरलता क्या होती है कि कायरलता का अर्थ है कि वह ऑप्टिकली एक्टिव हो, मतलब प्रकाश के प्रति उसका व्यवहार कुछ न कुछ प्लस या माइनस हो, मतलब वो किसी न किसी तरफ क्या करे, मॉलिक्यूल को रोटेट करे। तो दोस्तों आणविक असम्मिता के बारे में बात करें तो हम लिख सकते हैं, जब कार्बन के साथ 4 विभिन्न प्रकार के समूह जुड़े होते हैं तो ऐसे अणु को असम्मित अणु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब कार्बन के साथ 4 विभिन्न प्रकार के समूह जुड़े होते हैं तो ऐसे अणु को हम असम्मित अणु कहते हैं। जैसे ये हमारा कार्बन है, एक OH जुड़ा है, एक H जुड़ा है, एक C2H5 जुड़ा है और एक CH3 जुड़ा है। तो यह जो हमारा कार्बन होगा दोस्तों, ये असम्मित कार्बन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये असम्मित कार्बन कहलाएगा। और इस पूरे अणु को आणविक असम्मिता मतलब असम्मित अणु कहेंगे। और ये कार्बन कायरल कार्बन होगा, यह कार्बन कायरल कार्बन होगा। सारी बात एक ही में आपको समझना है ताकि आसानी से पूर्वक आप इस बात को समझ सको कि यह कार्बन कायरल कार्बन होगा, यही कार्बन असम्मित कार्बन होगा और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ये असम्मित आणविक अणु होगा। मतलब ये असम्मित क्या है, हमारा यौगिक है। ये जो है ये है हमको प्रकाशिक समावहता अर्थात ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कब होगा, ये हम हमेशा लैब में जाके ही नहीं जानेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे कार्बन पर 4 विभिन्न प्रकार के क्या हैं, समूह जुड़े हुए हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि यह हमारा जो कंपाउंड है यह ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव दोस्तों होने के लिए कंपाउंड को क्या होना चाहिए, उनमें आणविक असम्मिता होनी चाहिए। उनमें आणविक असम्मिता का क्या अर्थ है कि कार्बन पर 4 विभिन्न प्रकार के समूह लगे होने चाहिए। कार्बन के 4 विभिन्न प्रकार के समूह लगे होने चाहिए और इस कंपाउंड का दर्पण प्रतिबिंब है ना, कि किसी भी यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब उसी यौगिक के ऊपर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए।
अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। तो कुछ कंडीशंस हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब वह कंपाउंड प्रकाशी समावयवी हो, प्रकाश के प्रति कोई व्यवहार प्रदर्शित करे। उसके लिए हमारे यौगिक को क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए, असममित होना चाहिए। और असममित होने के साथ साथ वह यौगिक जो है दर्पण प्रतिबिंब उसी यौगिक के ऊपर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जब इसका हम लोग दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब उठा के इस पर रखें तो ये पूरी तरीके से नहीं ढकना चाहिए। ये जो है कहेंगे आणविक असममितता उस यौगिक में है। जैसे हमारा यह हाथ है, यह हमारा हाथ, इस हाथ का क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। जैसे मैं इसको रख दूं, चलो ये हमारा हाथ, इस हाथ का क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। या उल्टा करके बोलो, इस हाथ का दर्पण प्रतिबिंब ये है। लेकिन जब इस हाथ को उठा के इस हाथ पर हम रख देंगे तो आप देखो ये पूरी तरीके से इसको ढक नहीं पा रहा है, पूरी तरीके से इसको नहीं ढक पा रहा है। और बहुत सारे आपको यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, सामान दिख रहे होंगे जो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, है ना। उसका मिरर इमेज बनाओ तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। जैसे ये गोला है, इसका हम लोगों ने क्या बना दिया, मिरर इमेज बनाएंगे तो ये गोला बनेगा। इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा ढक जाएगा, है ना। जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट में ओ है, ओ भी पूरा तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, ढक जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे जो हमारे पास जैसे आई है ना, आई का मिरर इमेज बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, ये भी ढक जाएगा। जैसे ए है हमारे पास, है ना, ए का मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये भी इसके ऊपर आके ढक जाएगा। लेकिन जो हमारा डी है उसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ये इसके ऊपर आके नहीं ढकेगा। बी है, बी का मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये वाला इधर आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा। इसको ऊपर रखेंगे तो यह इसको अध्यारोपित नहीं करेगा। मतलब ये जो अध्यारोपित नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर नहीं हो पा रहा है, यही कंपाउंड क्या होगा, कायरल होगा। यह जो क्या करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा। ये लोग नहीं प्रदर्शित करने वाले हैं। तो हमारे मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसा होना चाहिए, तभी वह मॉलिक्यूल आणविक असममितता कहलाएगा। और कायरलता का अर्थ है कि वह कंपाउंड के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, तभी वह कंपाउंड कायरल कंपाउंड कहलाएगा। और इसके इस गुण को हम क्या कहेंगे दोस्तों, कायरलता के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। इरेजर कहाँ गया, चलिए ये रहा। अब दोस्तों देखिए प्रतिबिंब रूप क्या होता है। प्रतिबिंब रूप का अर्थ है कि हमारे प्रकृति में ऐसे बहुत से यौगिक पाए जाते हैं जिनके हूबहू दूसरे यौगिक भी पाए जाते हैं। जैसे हमारे आपके जो है शकल का आदमी इस दुनिया में कोई दूसरा हो, इस प्रकार से हमारे पास ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं जिनके हूबहू दूसरे यौगिक भी पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि इनका ये क्या है, एकदम से शीशा में जो प्रदर्शित होगा उस तरीके का क्या है, यौगिक है। मतलब उस यौगिक को उठा के अगर हम शीशा में देखें तो जैसा दिखता है वैसा ही दूसरा यौगिक जो है क्या है, इन्वायरमेंट में, प्रकृति में कहीं मौजूद है। तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब रूप। ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब रूप के नाम से जानते हैं। तो लुई पाश्चर ने सबसे पहले इस पर काम किया और बताया कि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक क्या होती है, कि जब कार्बन के साथ 4 अलग अलग प्रकार के समूह जुड़े हों तो उसे हम असममित कार्बन कहते हैं और ऐसे अणु को असममित अणु कहते हैं। ठीक है, बाद में जो है वॉन थाप और ली बेल ने 1874 ईस्वी में, वॉन थाप ये वही हैं जो हम लोगों ने सॉल्यूशन में पढ़ा था, तो वॉन थाप और ली बेंट ने 1874 ईस्वी में अलग अलग सेपरेट अपनी खोज किया और उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जैसे अपने पास कोई मॉलिक्यूल है ना, कोई मॉलिक्यूल है, ये लेट से कि CH3 है और ये H है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको CH3 और ये
C2H5। तो दोस्तों ये आपका एक कंपाउंड है, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और यह चतुष्कोणीय संरचना में पाई जाती है। तो इसका जब अपन लोग दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो जो इधर है वो इधर दिखेगा, मतलब इस तरीके से पलट जाएगा, इस तरीके से पलट जाएगा। तो आप देखिए ये CH3 हो जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, H आ जाएगा, ये वाली चीज़ इधर चली जाएगी C2H5 और ये चीज़ क्या हो जाएगी, इस साइड थी तो इस साइड आ जाएगी CH3। ठीक, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब बन गया। ये इसको मैंने बनाया है, तो ये वाला यौगिक भी इन्वायरमेंट में पाया जाता होगा और ये वाला यौगिक भी इन्वायरमेंट में पाया जाता होगा। तो इन दोनों यौगिकों को जो मैंने दर्पण प्रतिबिंब की सहायता से ये दिखाया हुआ है, यह भी कहीं ऐसा इसका प्रतिबिंब रूप कहीं पाया जा रहा होगा। तो ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब रूप बोलते हैं। जो यौगिक एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं उन्हें हम प्रतिबिंब रूप कहते हैं। जो एक दूसरे यौगिक के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब रूप कहते हैं। इनका अपवर्तनांक, गलनांक, हिमांक, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है। केवल और केवल इनका जो है पीपीएल के प्रति, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, पीपीएल के प्रति इनका व्यवहार क्या होता है, अलग होता है। यदि यह क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो यह एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। पीपीएल को यह क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो यह दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे क्या हैं, यौगिक होते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर लेट से हम क्या कर दें, OH लगा दें, है ना, और यहाँ पे मान लीजिए H लगा दें, तो किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर OH मिलेगा आपको, है ना, और यहाँ पे CH3 मिलेगा ही मिलेगा, और इसके जगह पे अपने को क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा दोस्तों, H मिल जाएगा। तो वही स्थिति यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। ये दोनों क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, ये दोनों क्या है आपके दर्पण प्रतिबिंब है। अब यह एक दूसरे के ऊपर क्या है, अध्यारोपित होंगे कि नहीं होंगे, आप जरा देखिए, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे कि दो, देखिए दो इसमें क्या हो गए हैं, दो जो आपके अणु हैं CH3 यहाँ पे CH3 ये सेम हो गए हैं। तो जब कार्बन पर कोई भी हमारा दो ग्रुप क्या हो जाए, दो समूह क्या हो जाए, समान हो जाए, तो वह जो है कायरलता प्रदर्शित नहीं करेगा, वह कायरलता प्रदर्शित नहीं करेगा। मतलब चारों समूह क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, चारों समूह क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। दोस्तों इस बात का हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आणविक असममितता क्या है कि जब कार्बन के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के समूह जुड़े हों तो हमारा वह अणु आणविक असममितता प्रदर्शित करेगा। कायरलता क्या है कि असममित अणु में जो कार्बन है उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं, और कायरल कार्बन होने के कारण से वह अणु प्रकाश के प्रति या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कायरलता कहेंगे। प्रतिबिंब रूप किसे कहेंगे, प्रतिबिंब रूप वह रूप है जो एक कंपाउंड का मिरर इमेज, मतलब दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए तो यह कंपाउंड और ये बना हुआ दर्पण प्रतिबिंब, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब रूप भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम प्रतिबिंब रूप कहते हैं। और इन्हें आपस में एक नाम देते हैं, इनैंटियोमर नाम देते हैं। इन्हें हम क्या देते हैं दोस्तों, इनैंटियोमर नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी बात किया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि रेशमिक मिश्रण क्या होता है, धारण क्या होता है और प्रतिलोमन क्या होता है। इसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से SN1 और SN2 अभिक्रिया प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।